हेलो फ्रेंड्स, मैं जुनैद अजीज़ फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ मुश्किलें आसान हो जाती है। आज हम लोग बात करेंगे एक अनोखे टॉपिक पे जिसका नाम होगा लैंड फॉर्म्स। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स जिसका नाम है वो लैंड फॉर्म्स होता है क्या है, और उसके जो फॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूअस एक चेंजिंग प्रोसेस में चलते रहते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि लैंड फॉर्म्स का जो एक्चुअल मतलब है कि इस पृथ्वी के सतह पे, धरातल पे डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स पाए जाते हैं। जैसे कहीं देखेंगे माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन्स है, कहीं डीप है, कहीं डिज़र्ट है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ लैंड। यही सारे लैंड के अलग अलग स्वरूप हैं। तो लैंड के इस डिफरेंट फॉर्म के इस धरातल पर बनने के पीछे भी कई बातें हैं। जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को आप देखते हैं, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स है। तो इसका जो निर्माण है इस धरातल पे, इस पृथ्वी के सतह पे, दरअसल ये जुड़ा हुआ है अंदर से। अंदर के टेक्टोनिक एक्टिविटी का ये रिजल्ट है कि धरातल पे डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आपको देखने को मिले। हाल के रिसेंट में जो न्यू खोज है, जो बहुत सारे इंडोजेनेटिक प्रोसेस को या फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में जो मदद करते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक इस सरफेस पे बने हुए बहुत सारे फॉर्म्स को दर्शाता है और उसके बनने की जो गुत्थी है उसको भी सुलझाने में मदद करता है। लेकिन एक जुड़ी हुई बात इसमें यह भी है कि जितने भी फॉर्म्स आप देखते हैं इस लैंड पे, डिफरेंट टाइप के जो टोपोग्राफीज़ हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं होते। इनके जो फेस हैं वो बदलते रहते हैं। तो लैंड के डिफरेंट फॉर्म्स का जो ये बदलता हुआ फेज है उस चेंजिंग फेसेस ऑफ द लैंड फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। स्थलाकृतियों के बदलते हुए स्वरूप। तो अब स्थलाकृतियों के इस स्वरूप को बदलने के पीछे जिम्मेदार कौन है और क्यों इनके फॉर्म्स बदलते चले जाते हैं, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पे दो तरह के जो प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। एक की जड़ें ज़मीन के नीचे से शुरू होती है जो इंडोजेनेटिक प्रोसेस कहलाते हैं या इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहलाते हैं। इस इंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, पैलियोमैग्नेटिज्म और प्लेट टेक्टोनिक। ये सारे ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिसकी शुरुआत ज़मीन के नीचे से होती है और इस सरफेस पे डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी को बनने में मजबूर करता है या फिर बनाने में मदद भी करता है। तो ज़मीन पर पाई जाने वाली इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृतियों के निर्माण की कहानी ज़मीन के अंदर के उस टेक्टोनिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, जिसका नाम आप इंडोजेनेटिक फोर्सेज या इंडोजेनेटिक प्रोसेस रखते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी इस तरह का इंडोजेनेटिक प्रोसेस काम करता है तो वहाँ सरफेस टूट करके अनइवन सरफेस में बदल जाता है, उबड़ खाबड़ सरफेस में। इसलिए ये ज़मीन के अंदर से शुरू होने वाली शक्तियाँ, इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के नाम से भी जानी जाती है, चूँकि ये जहाँ कहीं पर भी होती है उससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन आता है। इसलिए इन प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब विनाशकारी बल या विनाश करने वाली शक्तियाँ। तो दूसरे तरफ सरफेस के ऊपर भी एक फोर्स हमेशा काम करता रहता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस या एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसके अंदर आते हैं रिवर, विंड भी आते हैं, फ्लोवियल वाटर भी आते हैं, ग्लेशियर भी आते हैं, कोस्टल वेव भी आते हैं। तो चूँकि इनका संबंध कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस उस इंटरनल या इंडोजेनेटिक फोर्सेस से जो होने वाले, मतलब डिफरेंट टाइप के जो लैंड फॉर्म्स हैं सरफेस पे, या जो बनने वाली अनइवन स्थलाकृतियाँ या अनइवन टोपोग्राफी जो लैंड पे बने, तो उसको ये एक्सटर्नल फोर्सेस काट करके बराबर करने का काम करता है।
इसलिए इस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस तो बोलेंगे ही, फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन भी बोलते हैं। मतलब निर्माण करने वाली शक्तियाँ, जिसके अंदर रिवर आते हैं, विंड हैं, फ्लोवियल वाटर भी है, ग्लेशियर भी हैं, इन सभी का संबंध पृथ्वी के ऊपर मतलब धरातल से है। इसलिए ये एक्सोजेनेटिक या एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। दूसरी तरफ इनका काम है कि अनइवन सरफेस को काट के फिर बराबर करके उसको प्लेन करना या समतल बनाना, इसलिए इनका नाम फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन है। इस फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन या एक्सटर्नल फोर्सेज में कई ऐसे हैं जो हमेशा एक्टिव होते हैं और उससे बने हुए डिफरेंट टाइप के टोपोग्राफीज, लैंड फॉर्म्स भी आपको सरफेस पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट इलाके में जो सबसे एक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेडेशन है वो विंड है। चूँकि डेजर्ट में लेस वेजिटेशन, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन एंड लूज स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल की वजह से विंड एक सबसे बड़ा एक्सटर्नल फोर्स है जो हॉट डेजर्ट एरिया में काम करता है। और अपने फंक्शन के क्रम में, जो विंड का अपना फंक्शन है, उस फंक्शन के क्रम में कई जगहों पे लैंड को काटती भी है, फिर उस कटे हुए मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, ढोती भी है, और फिर कहीं ना कहीं ले जाकर के उसको डिपॉजिट भी करती है। तो इस तरह से इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन का और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, ये डेजर्ट में कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है और जिसके लिए सिर्फ विंड जिम्मेदार है। और विंड के इस प्रोसेस या एक्शन से डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन डेजर्ट में होता है, जिसे हम लोग योलियन लैंड फॉर्म या योलियन टोपोग्राफी या विंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। वैसे टोपोग्राफीज में आप देखेंगे कि जैसे सैंड ड्यून्स का नाम आपने सुना, बरखान, उसी तरह जीवजेन का नाम सुनेंगे, यारदांग है, डेमोइसल्स है, डेडिकांटर है, मशरूम है, ये सब डिफरेंट, लोएस है, ये सब डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं जिसको विंड ने डेजर्ट में बनाए हैं। उसी तरह से देखेंगे कि माउंटेन एरिया में रिवर एक एक्टिव एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम करता है। चूँकि रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होता है उस जगह को हम लोग सोर्स बोलते हैं, फिर माउंटेन स्लोप के सहारे धीरे धीरे वो नीचे की तरफ श्रिंक करता है और एक जगह आने के बाद जैसे ही वो मतलब फुट हिल जोन को पार करता है, माउंटेन और प्लेन जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को फुट हिल जोन बोलते हैं। तो जैसे ही रिवर उस फुट हिल जोन को पार करने के बाद तराई रीजन में आती है, बांगर रीजन में आती है, तो फिर उसमें कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। जैसे नदियों की धारा में बोझ को या भार को ढोने की एक क्षमता निश्चित होती है, तो माउंटेन रीजन में जहाँ स्लोप ज़्यादा होते हैं, माउंटेन के धाराएं बड़ी तेज़ होती है, इसलिए ये रिवर्स माउंटेन रीजन में इरोजन का काम ज़्यादा करते हैं, मतलब काटने का। चाहे वो इरोजन वर्टिकल हो या लेटरल हो, गली इरोजन हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन माउंटेन एरिया में अपर कोर्स में रिवर का इरोजन वर्क सबसे एक्टिव वर्क है और इस इरोजन से भी डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वी शेप वैली, उसी तरह से गॉर्ज, कैनियन, आप फिर उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं वाटरफॉल्स, रैपिड्स आते हैं। तो ये सारे इरोजनल टोपोग्राफी हैं जो रिवर ने बनाए थे माउंटेन एरिया में। लेकिन जैसे ही वो रिवर फुट हिल जोन को पार करके प्लेन में इन करती है, तो प्लेन एक जनरली फीचरलेस एरिया होता है जिसका स्लोप भी बहुत कम होता है, तो नदियों में भार ढोने की क्षमता घट जाती है। तो भार ढोने की क्षमता ये जैसे ही घटती है तो अब रिवर इरोजन कम और डिपोजिशन एक्टिविटी में लग जाती है। तो आप देखेंगे कि प्लेन एरिया में रिवर के डिपोजिशन का ही ये रिजल्ट है कि कहीं कहीं पे फ्लड प्लेन आपको मिलते हैं, कहीं पे ऑक्सबो लेक को आप देखेंगे, उसी में नेचुरल लेवी को भी आप देखते हैं। तो ये सारे फ्लड फाइन भी आप देखेंगे। ये सारे रिवर्स के डिपोजिशनल टोपोग्राफी हैं जो जनरली प्लेन में मिलते हैं। वैसा इसलिए कि नदियों की धारा कमज़ोर होने की वजह से मलबों का या सेडिमेंट्स का इरोजन वो ज़्यादा नहीं कर पाई, उसने डिपोजिशन एक्टिविटी शुरू कर दिया। और फाइनली आगे चलने के बाद रिवर जहाँ पे इंड होती है किसी बड़ी रिवर में या किसी सी में या जनरली ओशन में जहाँ पे रिवर गिरती है, वो एरिया माउथ कहलाता है। तो रिवर की जो शुरुआत है, उसका जो ओरिजिनेशन है, आपने देखा कि माउंटेन एरिया में सोर्स से हुआ आइस मेल्टिंग की वजह से, फिर रिवर
माउंटेन कोर्सेज को पार करते हुए प्लेन में आई और प्लेन के बाद ये एंडिंग पोजीशन में लास्ट स्टेज में जा रही है रिवर, जहाँ ये रिवर किसी न किसी सी में, बे में, ओशन में गिरती है, वो एरिया माउथ कहलाता है। तो जनरली रिवर्स अपने माउथ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स को एक साथ जमा करती है, जिससे ट्रेंगुलर शेप की एक फीचर बनती है और ये ट्रेंगुलर शेप फीचर डेल्टा कहलाता है। तो आपने ये देखा कि जो चेंजिंग फेसेज ऑफ अर्थ की जहाँ मेरी बात आपके साथ हो रही है कि ये पृथ्वी के बदलते हुए स्वरूप और पृथ्वी के इन रूपों के बदलते हुए स्वरूप, कि जैसे आप देखते हैं कि माउंटेन एक बहुत बड़ा हाई लैंड है जिस पर इरोजन एक्टिविटी नहीं होने की वजह से माउंटेन की हाइट बहुत है, लेकिन W.M. डेविस ने एक इरोजन साइकिल के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था और उन्होंने बताया था कि जैसे ही कोई लैंड फॉर्म सी लेवल से ऊपर उठता है तो उस पर इरोजन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और अंत में वो उठा हुआ लैंड मास इस इरोजन के प्रोसेस से कट करके एक पेनी प्लेन स्टेज में आ जाता है, फीचरलेस अवस्था में। तो इस तरह से माउंटेन का मतलब हेवी हाइट वाले माउंटेन का हिल में बदलना, फिर हिल का एक पेनी प्लेन में बदलना या फीचरलेस एरिया में बदल जाना, ये उस लैंड फॉर्म के बदलते हुए स्वरूप को दर्शाता है। उसी तरह से सेम कंसेप्ट लागू होता है प्लेटू पे, जो हाई लैंड है वहाँ पर भी इरोजन एक्टिविटी होती है, तो इरोजन की वजह से उसकी हाइट भी घटती है या उसका जो एक रियल फॉर्म है वो भी धीरे धीरे चेंज होता है और लास्ट में वो भी एक फीचरलेस या पेनी प्लेन में बदलता है। उसी तरह से आपने हॉट डेजर्ट में जो यूलियन एक्टिविटीज़ में विंड के एक्शन को भी आपने देखा कि विंड के एक्शन से भी जहाँ टोपोग्राफीज या लैंडफॉर्म नहीं होते हैं वहाँ एक नए तरह का लैंडफॉर्म जैसे सैंड ड्यून्स बन जाता है, और जहाँ पहले ही से कोई हार्ड रॉक्स बेड होता है वहाँ पे इरोजन एक्टिविटी होने की वजह से उस बेड रॉक के फीचर चेंज हो जाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, एक तरफ इंटरनल फोर्सेज के उस एक्टिविटी को जिसके रिजल्ट में सरफेस अनइवन हुआ, जैसे कहीं पे अंदर से जियोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कहीं माउंटेन बिल्डिंग का काम हुआ, माउंटेन बिल्डिंग सामने आया मतलब पर्वतों का निर्माण, कहीं पे स्ट्रक्चरल प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, तो आप कहीं पे देखेंगे कि सरफेस पे फॉल्टिंग का भी एक्शन होता है। तो ये सारे इंडोजेनेटिक प्रोसेस से जुड़े हुए हैं कि सरफेस पे कहीं फोल्डिंग की एक्टिविटी का होना या कहीं पे फॉल्टिंग होना, रिफ्ट वैली का बन जाना, माउंटेन का ऊपर उठना या किसी ऊपर उठे हुए लैंड का सबमर्जेंस नीचे की तरफ धंस जाना, कहीं नए जगह पे प्लेन का फॉर्मेशन या फिर एक हाई माउंटेन या प्लेटू का इरोजन प्रोसेस की वजह से कट करके पेनी प्लेन या फीचरलेस में बदल जाना, ये सारा जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक तरफ इंडोजेनेटिक प्रोसेस ने जहां इस सरफेस पे अनइवन लैंड फॉर्म्स बनाए, वहीं दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपने देखा जिसमें रिवर, विंड, सरफेस वाटर और ग्लेशियर जैसे एजेंट्स आते हैं, इन्होंने उस अनइवन सरफेस को अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको काट छांट करके फीचरलेस या पेनी प्लेन एरिया में बदलने का काम किया। तो एक तरफ जहां इंडोजेनेटिक प्रोसेस इस सरफेस को अनइवन बना रहा है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, कहीं पे माउंटेन बना रहा है, कहीं प्लेटू, कहीं पे प्लेन्स, तो कहीं पे हाई लैंड का सबमर्जेंस हो रहा है, तो कहीं पे फॉल्टिंग हो रही है, कहीं पे फोल्डिंग हो रही है, ये सरफेस को अनइवन बनाने में काउंट होते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हैं, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक भी आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन भी आते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, स्ट्राटा भी आते हैं, और उसी में कन्वेक्शनल करंट जैसी एक्टिविटीज़ भी आती है। ये सारे ज़मीन के अंदर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर वाले एजेंट्स हैं, जैसे ही ये आकृतियाँ वजूद में आती है, इनका अस्तित्व होता है कि जो बाहर वाले एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो इन आकृतियों को काट छांट करके एक पुराने जैसे फीचरलेस एरिया में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस के बीच में जो ये कंटिन्यूअस संघर्ष चलता रहता है, ऊपर उठाने का और नीचे गिराने का, तो इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब संघर्ष के नतीजे में बात ये सामने आती है कि जो सरफेस पे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं उसके जो फेजेस हैं वो बदलते हुए चले जाते हैं।
उसके लिए ये शक्तियाँ जिम्मेदार है। अब अगले दिन मेरी बात आपके साथ होगी जो एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं उनके डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे। अगर मेरी ये नॉलेज, मेरी ये बात आपको अच्छी लगती है तो आप इन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।